नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर बजट के बहाने गरमाने को तैयार है। 11 फरवरी 2026 को भजनलाल सरकार अपना अहम बजट पेश करने जा रही है, जिसे सरकार विकसित राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट भी बता रही है। तो पूरा शीतकालीन सत्र बेहद खास है, लेकिन सवाल सिर्फ योजनाओं और आंकड़ों का नहीं, सवाल है सदन की भूमिका का, विपक्ष की जिम्मेदारी का और सरकार के संयम का भी। संसदीय कार्य मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल की अपील है कि विरोध नहीं, सहयोग की राजनीति हो। तो वही सख्त संदेश भी है कि सदन की मर्यादा से खिलवाड़ हुआ तो जवाब भी सख्त होगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बजट सेशन विकास की बहस का मंच बनेगा या सियासी टकराव की तस्वीर दिखाएगा। युवाओं, किसानों और महिलाओं की उम्मीदों के बीच आज की हमारी बहस इसी मुद्दे पर। विपक्ष हमारी ताकत है। राजस्थान के विकास में सकारात्मक बात कीजिए, नकारात्मक भाव किसी नेशनल पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। तो चलिए चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों का आप लोगों से तारुफ मैं करवा देती हूं। सुमित शिमाल जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं, गोविंद पटेल जी बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं, देवेंद्र शास्त्री जी बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता गोविंद साहब के साथ में चर्चा का आगाज करूंगी। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो क्या लगता है, जो बीजेपी, जो सरकार, जो सत्ता पक्ष ये दावा कर रही है कि विकसित राजस्थान की छवि को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट इस सेशन में, बजट में भी दिखाई देगा, सेशन में भी दिखाएगा, उसमें सहयोग करेंगे, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं रहेगा? नुपुर जी, सबसे पहले तो मैं जोगाराम जी का जो बयान था वो बयान एक धमकी भरा और जो जिम्मेदारी से भागने वाला बयान है, क्योंकि ये जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, कि विपक्ष को चुप कराने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है, हमारा मकसद राजस्थान की जनता की आवाज को सदन में उठाने का है। हमारा काम है राजस्थान की जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाए, क्योंकि सरकार को आए हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के हालात बने हुए हैं, चाहे कानून व्यवस्था देख लीजिए, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर देख लीजिए, या फिर शिक्षा, चिकित्सा, इन सब चीजों को लेकर हमारी जो सदन में जो नेता हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। और उनका तो इस तरह से बयान है जैसे कांग्रेस के जो विधायक है वो पहली बार सदन में गए हों या पहली बार आ रहे हों। तो इस तरह से एक डराने धमकाने की राजनीति, विपक्ष की आवाज बंद करने का काम, ये कहां तक शोभनीय है, कहां सही है। जब तक हम जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि सरकार तो इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आज प्रदेश में युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, प्रदेश में किसान है वो खाद बीज के लिए मारा फिर रहा है, बिजली की समस्या है, चारों तरफ प्रदेश की स्थिति इस तरह से बनी हुई है। तो हम अगर सदन में उन चीजों से उनको लेकर, उन समस्याओं को लेकर अगर सरकार से सवाल नहीं करेंगे, सरकार को सवाल नहीं पूछेंगे, तो किससे पूछेंगे? सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस बिल्कुल भी हंगामा नहीं कर रही है। कांग्रेस सिर्फ जो आम जनता की समस्या है, जो प्रदेश के लोग हैं उनकी समस्या है, उन्हीं की आवाज बनकर वहां सदन में, सदन के पटल पर रख रही है। फिर भी ये डराने धमकाने जैसा बयान है और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो इस बयान की पार्टी की ओर से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि इस तरह से एक मंत्री को इस तरह का बयान है वो शोभा नहीं देता है। ठीक है गोविंद जी, ठीक है, मैं अगले राउंड में जब आऊंगी तब 2025 की तस्वीरों पर भी चर्चा करूंगी। ठीक है सुमित जी, आपने गोविंद जी को सुना है। हर बार सेशन चलता है, शीतकालीन सेशन हमेशा होता है, बजट सेशन हमेशा होता है, इस बार इतनी सख्ती क्यों? देखिए नुपुर जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अब 11 फरवरी 2026 को
जो बजट पेश होने जा रहा है निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक होगा। जिस प्रकार से 2 वर्षों में जो लगातार विकास की गंगा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और जो विजन जैसा कि निश्चित ही ये नीति बिल्कुल तय करेगा और विकसित राजस्थान बनाने के लिए, तो ये सही है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि कोई भी चीज को पूर्व के इतिहास को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति तैयारियां करता है, या ऐसा जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो, जिस प्रकार से पूर्व में 6 विधायकों को निलंबित किया गया था, जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी की टेबल तक जिस प्रकार से जो बदतमीजी या अनुशासनहीनता जिसको कह सकते हैं वो उस प्रकार से जो की गई थी, ये सारी चीज जो अशोभनीय थी, कैमरे को लेकर के जो वहां अनुशासनहीनता की गई थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन हमारी अपील है कि ये विधानसभा का जो बजट है ये ऐतिहासिक तो होगा ही, लेकिन आप इसको शांति से सुनिए, और कोई समस्या होती है या कोई प्रश्न है तो उसको शांतिप्रियता से आप सुनिए, और उसमें कोई सुझाव हो तो वो दीजिए। लेकिन यदि आप अनुशासनहीनता करेंगे तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से देना जानती है। लेकिन अभी जिस प्रकार से गोविंद जी ने कहा कि युवाओं की ये बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आवाज तो उठाएंगे, देखिए गोविंद जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में आवाज उठाते तो 2023 में आपका ये हाल नहीं होता, पहली चीज। और आपने कहा कि युवाओं की बात, तो आज का ही अभी आधे घंटे पहले का मैं वाकया बता देता हूं कि 2018 में एक भर्ती हुई थी जिसमें 63 लोगों को अव्यवस्थित तरीके से और गलत तरीके से पैसा लेकर के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके जिस प्रकार से उनको भर्ती किया गया था। लेकिन इनको इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि जो 63 व्यक्ति जो काबिल थे, उस सरकारी नौकरी को लगने वाले थे, उनके माँ बापों से जाके पूछिए, उन ग्रामीण परिवेश के युवाओं से जाके पूछिए कि वो रूम लेकर के यहाँ रहता है, पता नहीं किसान बेटा जो होता है तो किसान किस तरीके से 3,000-5,000 रुपए महीना देते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये लगातार भ्रष्टाचार में लगे रहे, चाहे वो ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो। लेकिन जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2023 में जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 2023 में आए और हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, लगातार उसको हम जारी रखते हुए ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। और जो परिणाम जनता के सामने हैं, आपने देखा कि इस प्रकार से कानून लाए गए, आपने देखा कि किस प्रकार से यमुना जल समझौता किया गया, यहां 450 में सिलेंडर दिया गया, युवाओं के जो कुठारघात कांग्रेस सरकार ने किया था, नेक्स्ट राउंड के लिए लगातार उस पर कार्रवाई की गई। जी, नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार रहिएगा कि 2025 में जो वादे हुए वो कितने पूरे रहे, कितने अधूरे रहे। चलिए, हमारे साथ में वरिष्ठ विश्लेषक देवेंद्र साहब लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, इस पूरे सेशन पर सिर्फ आवाम की निगाहें नहीं टिकी हुई है, आवाम की उम्मीदें भी इस पूरे सेशन के दौरान जुड़ी रहेगी। शीतकालीन सेशन और 11 तारीख की जो है जब बजट आएगा तब वो और भी खास हो जाएगा ये सेशन, बजट सेशन। ऐसे में जनता की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन तेवर पर भी निगाहें होंगी, चाहे सत्ता पक्ष की बात करूं या विपक्ष की बात करूं। देवेंद्र जी, देखिए नूपुर जी, ये जो जिस तरह का संवाद बजट सत्र को लेकर के शुरू हुआ है वो तो बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये अपेक्षा करूंगा और राजस्थान की जनता भी अपेक्षा करेगी कि सबसे पहले ये भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है, पहला बजट ग्रीन थीम पर बजट आया था, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि सरकार ग्रीन थीम के आधार पे किस तरह का बड़ा अचीवमेंट कर पाई, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ ये बजट सत्र शुरू होना चाहिए कि देखिए जी, हमने हमारा पिछला बजट जो है वो ग्रीन थीम पे था, हमने ये अचीव किया। एक बात। दूसरी बात, देखिए राजस्थान बहुत गंभीर आर्थिक हालात में अपना काम आगे बढ़ा रहा है और भजनलाल जी को बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि देखिए कर्ज का बोझ जो है 7 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है और जाने वाला है। इसके अलावा जो कर्ज का बोझ है वो प्रति व्यक्ति 1 लाख से ऊपर जा चुका है। राजस्थान की पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत भारी कर्ज है। इस कर्ज से निपटना कोई आसान नहीं है। और इसके ऊपर से जो ये मनरेगा के तहत जो जी राम जी योजना आई है, इसमें राजस्थान के ऊपर अब 4 गुना से ज्यादा मनरेगा का बजट भी आ गया। यानी कि आप अनुमान लगाइए कि 2024-25 में
86,000 करोड़ का मनरेगा का बजट था टोटल, उसमें से 10% देना था। अब इस बार ये जो है 35 से 40 लाख हजार करोड़ जो है वो देना है। ये बहुत बड़ी रकम है जिसका मैनेजमेंट इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो जी राम जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितना उसको बढ़ा चढ़ा करके बता रही है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूं कि अगर भजन लाल जी इसको एडजस्ट कर सके तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा। तो दूसरा ये, तीसरा ये कि जो बजट घाटा है और राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है और वो एक जो डेंजर सीमा है उसको क्रॉस कर चुका है। तो राजस्थान के अंदर आर्थिक चुनौतियां बहुत भारी हैं, उनको निपटना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार और इवन विपक्ष को भी ये मौखिक लड़ाई लड़ने के बजाय गंभीरता से राज्य के आर्थिक हालात को समझ करके बजट में काम करने की जरूरत है और किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार से भी बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि इस कर्ज के बोझ से और कर्ज के जाल से राजस्थान बाहर आ सके। बिल्कुल देवेंद्र जी, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। और चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। गोविंद जी, एक बात बताइए, ठीक है हर बार तस्वीरें हम देखते हैं सदन की, हर बार हंगामा होता है, जैसा कि आपने भी कहा सख्ती की बात को लेकर के, लेकिन पिछले साल की तस्वीरें शायद ना आप बुला पाए, शायद हम बुला पाए, ना ही राजस्थान की आवाम बुला पाई है। आपके शायद तकरीबन 6 विधायकों को किस तरह से निलंबित किया गया, पर्सनल अटैक कितने होते हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता आप लोगों का रवैया ही ये सख्ती की वजह बना है और फिर ऐतराज भी जताते हैं? गोविंद जी देखिए नूपुर जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, क्या जनता की आवाज उठाना, क्या जनता की बात सदन में रखना और सरकार से सवाल करना क्या गलत है? क्या अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे कि हमने भर्ती करवा दी, कौन सी भर्ती करवा दी? प्रदेश में 2 साल का समय हो गया, बताएं कौन से युवाओं को रोजगार दे दिया? और रही बात पेपर की, जो अभी बात कर रहे थे कि वो हो गया, हमारी सरकार ने कड़ा कानून बनाया था, हमारी सरकार ने कड़ा कानून बनाया था और देश में पहला राज्य राजस्थान बना था जो कड़ा कानून बनाने वाला। दूसरा, बाबूलाल कटारा जी को हमने गिरफ्तार किया था, बाबूलाल कटारा है जो, उसको हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया था। तो हमारी सरकार ने कार्रवाई तो की है ना, कार्रवाई तो हमारी पेपर लीक भी कम नहीं हुए गोविंद जी, पेपर लीक भी कम नहीं हुए। आप पता नहीं लीक करवाने का कानून लेकर क्या है, पता नहीं जिस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ परीक्षा में पेपर लीक हुए, उसमें भी आप लोगों ने अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया है। गोविंद जी ठीक है, चलिए हम आवाम की हित की बात करते हैं। नुपुर जी 1 घंटे पहले की खबर है बताइए कि जिस प्रकार से फेल अभ्यर्थियों को पास किया गया, 38 सरकारी नौकरी लगे, पैसे लेकर 68 लाख रुपए लिए, 60 लाख रुपए जब्त किए गए और 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 2018 का मामला है, यह भी 1 घंटे पहले है और अभी गिरफ्तारी हुई है। तो ये भजनलाल सरकार सख्त है, ऐसे सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता। गोविंद जी प्रूफ के साथ बताइए ना, ऐसे झूठ पाखंड करने की वजह से ही तो 2023 का परिणाम भोगना पड़ा आपको। गोविंद जी आरोप प्रत्यारोप समझिए थोड़ा सा, किसने किया है? अगर अभी नहीं समझेंगे तो 2028 भी आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूं आप तो समझ जाओ, वरना ऐसा राह दिखाएगी कि केंद्र में तो 3 बार प्रदेश की जनता 100 की सीट पार नहीं कर पाए और राजस्थान में तो कम से कम विपक्ष की भूमिका तो ढंग से अदा करिए। ठीक है गोविंद जी, आरोप प्रत्यारोप लंबा नहीं चला जा सकता। गोविंद जी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते, एक बात बताइए, सत्ता पक्ष ने एक अच्छा ऑफर भी दिया है कि विपक्ष जो है अपने सुझाव दे सकता है इस सेशन के तहत, और ऐसे में ये बहुत ही मतलब वेलकमिंग एक जेस्चर है, विपक्ष को सम्मान यहाँ पर दिया गया है। फिर ऐतराज क्यों है? सब कुछ नियमों कायदों में होगा, सुझाव भी आप लोगों से मांगे गए हैं, तो उसमें इतनी समस्या है, बता दीजिएगा नियमों के तहत। नूपुर जी पहली चीज तो ये है, ऐसे सुझाव कौन मांगता है? ये तो धमकी भरा बयान उनका मंत्री का, इनके मंत्री का, जिस तरह से सरकार के मंत्री ने धमकी भरा बयान दिया है, वो क्या सुझाव चाहते हैं? क्या वो तो सुझाव नहीं चाहते। जिस तरह से अभी देवेंद्र जी कह रहे थे, ये तो हालात सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि इस तरह से कांग्रेस जो विपक्ष है उसको इस तरह से गुमराह, मतलब
विपक्ष को इस तरह से परेशान किया जाए कि विपक्ष जो जनता की आवाज है उसको सदन में नहीं रख सके। ये तो धमकी भरा बयान है, ये सुझाव थोड़ी मांग रहे, ये तो धमका रहे, डरा रहे। ये तो विपक्ष को, जो विपक्ष पिछले ठीक दिनों है से जिस तरह गोविंद से जी, सदन लेकिन में आप लोगों ने या क्या सदन कुछ के किया? बाहर जो पिछली आवाज बार भी उठा रहे हैं, तस्वीरें देखी ना, उसको दबाने आप लोगों दबाने के का 6 काम कर विधायकों रहे को हैं। यूं ही निलंबित नहीं कर दिया गया था। रवैया हमने भी देखा, आपने भी देखा, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। सुमित जी, ठीक है, आप लोगों के पास अपने तर्क है, कांग्रेस के पास में अपने तर्क है, लेकिन जो जिस तरह से संसदीय कानून मंत्री ने, ठीक है, एक अच्छी पहल है, विपक्ष को आप लोग सम्मान दे रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए, आवाम के हित का पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या इस सख्ती के पीछे डर भी माना जाए? देखिए, जिसकी रही भावना जैसी वो वैसा ही सोचता है। अब ये गलती करेंगे तो डरना स्वतः ही स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक अनुशासित पार्टी है और लगातार जो गलती करेगा उसका भुगतान उसको भरना पड़ेगा, चाहे वो स्वयं खुद की पार्टी का क्यों ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। आपने देखा कि ये पार्टी किस प्रकार से अनुशासित पार्टी, यहां किसी प्रकार का कोई परिवारवाद नहीं। आज आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नितिन नवीन जी 45 साल के युवा है, उनको लेकर के आए हैं और काबिल व्यक्ति को वहां चुना गया है। लेकिन चर्चा ये भी हो रही है कि अनुभवियों को क्या दरकिनार कर दिया गया है, इस बात की भी चर्चा युवाओं को जोरों पर है। लगातार मौका मिलना चाहिए, नंबर सभी का आना चाहिए, ऐसा नहीं है क्योंकि अनुभव उनका है, 5 बार के लगातार विधायक। ठीक है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा नुपुर जी कि आज जिस प्रकार से जोगाराम पटेल जी ने कहा कि आपका सुझाव सादर आमंत्रित है, लेकिन राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोचिए। अरे सिर्फ ये गलत बात करने से सिर्फ विपक्ष का सिर्फ हंगामा करने का काम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सख्त है। अगर आप हंगामा करेंगे गलत बात को लेकर के तो कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से अभी आपने बोला कि 6 विधायकों की कार्रवाई हुई थी, क्यों हुई थी? इन्होंने गलती करी इसलिए हुई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज इनके अंदर की कलह है, उस कलह का हरजाना भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता नहीं भरेगी। ठीक है, वो सुमित जी, पटल है, ऐतिहासिक पटल है भाई, वहां पर अनुशासन बनाए रखना आपका जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप से इतर आपसे भी एक सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये सेशन जो है वो जनता को समर्पित होने वाला सेशन है, तो आवाम की इस पर निगाहें टिकी हुई है। आप ये बता दीजिए, जनता रिकॉर्ड भी देखेगी, नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, एजेंडा साफ है, ठीक है। आप लोगों ने जो पिछली बार बजट जारी किया उसमें कितनी घोषणाएं पूरी कर ली गई है और कितनी अधूरी रह गई है, बता दीजिए। देखिए नुपुर जी, मैंने आपको बताया था कि मैनिफेस्टो से शुरू करते हैं हम चाहे से, और पूर्व वाली जो आप घोषणा की बात कर रहे हैं उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जिसको संकल्प पत्र कहा है, अगर उसकी बात करें तो जो काम कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं आप, और हम हमारा 100% भी बताते हैं कि कितने काम पूर्ण हुए। अगर मैं आपको स्पष्ट करूं तो आप देखिए जिस प्रकार से हमने पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान लेकर के आए, जो ये लास्ट साल में लेकर के आ रहे थे। इसके अलावा मैं बताता हूं कि सूर्यघर योजना, हमने आत्मनिर्भर बनने की बात की थी, वो आज धरातल पर उतर चुका है। लगभग 80% से प्लस कार्य हो चुका है। हमने कहा था कि महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल दिए जा रहे हैं। हमने कहा था कि पेपर लीक माफियाओं को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा, एसआईटी गठित की जाएगी, एसआईटी गठित हुई और उसका अभी वर्तमान का बिल्कुल जिस प्रकार से बानगी 1 घंटे पहले 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस के ही काल के काले कारनामे थे, जिसको आज भजनलाल सरकार जिस प्रकार से सख्त है लगातार गिरफ्तारी कर रही है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जो सीबीआई को जो ब्रेकर हुआ करते सारे ब्रेकर खत्म कर दिए। आपने देखा कि इन्होंने तो उस पानी को भी नहीं छोड़ा, जल जीवन मिशन में करोड़ों का घोटाला करा इनके मंत्री ने, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे क्यों है? क्योंकि भजनलाल सरकार सख्त है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा यमुना जल समझौता की बात की, राजस्थान सूखा प्रदेश था, हमने विचारधारा वो रखी कि भाई राजस्थान में पानी आए और यहाँ के किसानों का किसान सम्मान निधि बढ़ा दी 9,000 से बिल्कुल जो बढ़ा दी। इसके अलावा हमने कानून लेकर के आए, धर्मांतरण कानून की बात हो तो बिल्कुल पिछले सत्र में हमने धर्मांतरण कानून लेकर, और मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान की जो जो आवश्यकताएं हैं, नए कानून भी आएंगे और जो आवश्यकता जनता के लिए होगी वो पूर्ण रूप से भजनलाल सरकार आप ही की बात का रिएक्शन में देवेंद्र जी से समझना चाहूंगी। देवेंद्र जी, हमने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से ग्राउंड पर फीडबैक ले रहे हैं, संभागवार ले रहे हैं, डिवीजन वाइज ले रहे हैं। सबसे पहले शायद उन्होंने जोधपुर संभाग से ही शुरुआत की है, पूरी तरह से रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है, जनता से खुद जो है जा करके जनता के बीच में उनसे राय भी ली जा रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये पूरा सेशन जो होगा वो जनता को समर्पित रहने वाला है, जनता के साथ में न्याय होगा। चाहे किसानों की भी इस पर निगाहें टिकी है, महिलाओं की निगाहें टिकी है, युवाओं की निगाहें टिकी हुई है, कैसे समझे देवेंद्र जी? नूपुर जी, आपकी जो
अगले सत्र से आशा है वो तो बहुत अच्छी है कि वो जनता को समर्पित होगा, लेकिन कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो ऐसा संकेत कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए जो बजट के प्रमुख इश्यूज हैं उन पर दोनों ही बात नहीं कर रहे। प्रमुख इश्यूज आर्थिक स्थिति है, इनके सामने अरावली का इशू है, इनके सामने मनरेगा का इशू है, इनके सामने हेल्थ का इशू है, इनके सामने एजुकेशन का इशू है। हेल्थ के हालात बहुत अच्छे नहीं है, राजस्थान में बहुत सुधार की आवश्यकता है। एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं और जो बच्चों का जो रिटेंशन है वो घट रहा है। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं, एजुकेशन, हेल्थ। आपके ये अच्छी बात है कि भंजनलाल सरकार ने सौर ऊर्जा के अंदर अच्छा अचीवमेंट किया, जैसा कि राइजिंग राजस्थान का इशू था। पर अभी तक राजस्थान के अंदर जो राइजिंग राजस्थान के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उसके कोई बहुत स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आए हैं। अब सामने आ रहे हैं चुनाव जो तो इसलिए मैं समझता हूं कि देखिए जीडीपी जो आपका कर्ज है और उसके मुकाबले जो आपकी जीडीपी है वो 35% से ऊपर जा चुके हैं। कर्ज आपके जीडीपी के 35% यानी खतरे की घंटी के क्रॉस हो चुके हैं आप। तो आपको वो मैनेज करना है, उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस को ये धमकी भी नहीं देनी चाहिए कि हम राज्य सरकार को घेरेंगे। घेरना क्या, इशू पे बात करिए और राज्य सरकार को कंपेल करिए कि वो जनता के समस्याओं के ऊपर बजट को फोकस करे। इसका हमको आशा करनी चाहिए कि नुपुर जी मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि आदरणीय भाई साहब जैसा कह रहे हैं कि मनरेगा, अब बताइए वीबीजी जो जी राम जी है, विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी और ग्रामीण, तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि देखो राम जी से समस्या तो कांग्रेस को शुरू से रही है, ठीक है, वो भी विषय हम नहीं लेते, लेकिन विकसित भारत इसमें क्यों जोड़ा गया? विकसित भारत की जो कल्पना थी, सुनिए, अनुशासनहीनता नहीं करिए, सुनिए तो सही। अभी देखिए गोविंद जी पूरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि विकसित भारत कहां से जुड़ा नुपुर जी? 2014 के बाद विकसित भारत इसमें जोड़ा गया। कभी कांग्रेस ने कल्पना ही नहीं करी थी विकसित भारत की। और आजीविका, आप बताइए जिस प्रकार से मनरेगा में जहां पे गड्ढे खुदवा दिए जाते थे, आप देखिए भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त था कि एक विधानसभा में जितना बड़ा क्षेत्रफल नहीं होता नुपुर जी, उससे बड़े तो वहां गड्ढे खोद दिए गए। इनके नेता रमेश मीणा के बयान थे कि 3000 करोड़ रुपए के। तो मैं भाई साहब हमारे विशेषज्ञ को कहना चाहूंगा कि शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा को हमने धरातल से सुधारने का प्रयास किया। जहां महाराणा प्रताप को जिस प्रकार से दिखाया गया था, अरे वो लुटेरे अकबर और जिस प्रकार से बाबर यहाँ है उनको महान बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का ऐसी विचारधारा नहीं है। जो महान थे शिवाजी और महाराणा प्रताप उनको बता रही है। मैं आपको एक निवेदन बिजली की बात कर्जा कौन करके गया? आप बीजेपी के प्रवक्ता के जो इन्होंने डेटा पेश किया, जो रिकॉर्ड दिया है उसका भी जवाब दे दीजिए, साथ ही जो सुझाव मांगे उसको लेकर सिर्फ आप लोग गोविंद जी जो है हंगामा तो खड़ा करेंगे नहीं, प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे, क्या वो जनहित के फेवर में होंगे? देखिए नुपुर जी, जो ये डेटा दे रहे हैं, जो आंकड़े दे रहे हैं, वो सब झूठ है। प्रदेश में ना तो युवाओं को रोजगार मिला है, सच क्या है? ना ही सच आप बता दीजिए। ये पानी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रदेश समय है अभी समझने का। गोविंद जी सूखा प्रदेश था, ये राजस्थान को कह रहे हैं सूखा था। कौन सी योजना धरातल पे आ गई? सिर्फ और सिर्फ जनता को कोई भी 100 का टारगेट लेते हैं तो 0-1 से ही शुरू करना पड़ता है भैया जी। 2 साल से कर रही है और ऐसे करने से काम नहीं होता। तरह से बात अरे आपने तो जल को नहीं छोड़ा, वो आपके नेताजी सलाखों के पीछे चले गए, जल जीवन मिशन में पैसा खा गए। नहीं है समय। अरे युवाओं के साथ कुठारघात किसने किया? 5 गिरफ्तारी 1 घंटे पहले हुई है। अरे अब तो शर्म करो, पानी को नहीं छोड़ा, रोजगार को नहीं छोड़ा, बिजली पड़ोसी राज्य से महंगी ले रहे थे। आदरणीय विश्लेषज्ञ जो बता रहे थे कि जो कर्जा हुआ अशोक गहलोत जी काल में इतना जबरदस्त, जो बिजली सस्ती थी उसको महंगी ले ली।
कि हमने आज युवाओं सूर्य के घर लिए योजना क्यों कर चलाई है? दिया आत्मनिर्भर बनने के लिए। 5,000 ठीक है, युवाओं ने देवेंद्र जी के पास में मैं आऊंगी। सड़कों पे वरना प्रदर्शन जिनका कर सहारा रहे हैं। लोगे तो लगातार परिणाम ठीक देने वाली है है, जनता। ठीक है देवेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष के पास जहां पर एजेंडा क्लियर है तो वही मजबूत विपक्ष उनके सामने है, क्योंकि विपक्ष के पास में मजबूत हथियार है, चाहे वो मनरेगा हो या फिर एसआईआर हो या फिर अरावली हो, ये तमाम चुनौती सत्ता पक्ष के सामने भी है, भले ही उनका विजन काफी अच्छा हो। निश्चित रूप से देखिए, भजनलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और जो माननीय वित्त मंत्री हैं वो भी पहली बार मंत्री बनी हैं। तो निश्चित रूप से जो टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर विपक्ष जिस तरह के मुद्दे उठाता है उनके ऊपर विपक्ष को थोड़ा सा सकारात्मक होने की आवश्यकता है। नए लोग हैं, नए विजन के साथ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको ये अवसर भी मिलना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलना चाहिए। और जो जिस तरह की भाषा आप देख रही हैं वो इसी बात का संकेत है कि भजनलाल सरकार ये कहना चाह रही है कि आप हमारे साथ सहयोग करिए, हम अच्छा काम करेंगे, आप हमको घेरने के इरादे से कुछ मत लेके आइए, आप सुझाव दीजिए। मैं समझता हूं कि अच्छी बात है अगर अच्छे से सुझाव के तौर पे ये बजट आगे बढ़ता है तो कुछ सकारात्मक काम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम जो है, अहम काम जो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ही उसको कर सकती है, वो यमुना का पानी राजस्थान आने का है। तो इस बजट में अगर ये साकार हो जाता है तो राजस्थान की कायाकल्प हो सकती है। कांग्रेस के रिजीम में ये काम नहीं हो सकता, कारण है उसका, कारण उसका क्या है कि पंजाब और हरियाणा के आधार पे जिस तरह की राजनीति चलती है उसमें कांग्रेस जो है उसका फैसला नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इसका सकारात्मक देवेंद्र जी, गोविंद जी और सुमित जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस सेशन से वाकई में जनता को, आवाम को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये सेशन इसलिए खास है, शीतकालीन सत्र जिसे बजट सेशन भी कहते हैं, और 11 फरवरी जिस पर आपकी, हमारी और हमारी आवाम की निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिरकार 11 फरवरी को जो सरकार है वो आवाम के लिए क्या कुछ बड़ी सौगातें लेकर के आ रही है उनके बजट के अंतर्गत। लेकिन नजरें इस बात की भी टिकी रहेंगी कि आखिरकार विपक्ष के पास क्या कुछ धारदार मुद्दे हैं, क्या वो वाकई में जनहित के मुद्दे होंगे या जनहित से इतर होंगे। क्या इस बार जो सदन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से चलेगा और राजस्थान की आवाम को इस सेशन से बहुत फायदा मिलेगा, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। विपक्ष हमारी ताकत है। राजस्थान के विकास में सकारात्मक बात कीजिए, नकारात्मक भाव किसी नेशनल पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता।